Standard 10 History. My dear students, in this video, we are going to start the history lesson number 1, Historiography, Development in the West. So let's start. Historical research, writing, and studies are carried out with an objective of understanding the chronology of the past events and their interconnections. This is a continuous process. हिस्टोरिकल रिसर्च, हिस्ट्री के बारे में रिसर्च करना, खोजना, राइटिंग्स, उसकी राइटिंग्स करना, उसके बारे में स्टडी करना आर कैरीड आउट विथ एन ऑब्जेक्टिव ऑफ अंडरस्टैंडिंग द क्रोनोलॉजी. क्रोनोलॉजी मीन्स द सीक्वेंस, द ऑर्डर ऑफ पर्टिकुलर इवेंट्स. कुछ हादसा है, कुछ इवेंट्स, कुछ इंसिडेंट्स कौन से ऑर्डर में हुआ, विच happened in the first time and the next which incident happened, means according to the time, according to the duration or according the time, the chronology, यानी कौन सा इंसिडेंट पहले हुआ, उसके बाद कौन सा हुआ, उसके बाद कौन सा हुआ, दैट इज द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, यानी प्रॉपर सीक्वेंस. प्रॉपर सीक्वेंस में हिस्ट्री को समझने के लिए द पास्ट इवेंट्स को, पहले बीते हुए इवेंट को समझने के लिए और उसका इंटर कनेक्शन, हर एक टाइम पे जो इंसिडेंट्स हुए, जो इवेंट्स हुए, उसका आपस का कनेक्शन क्या है, ये सभी के बारे में जानने के लिए हम हिस्टोरिकल रिसर्च करते हैं या स्टडीज़ करते हैं. नाउ यू मे थिंक दैट यू मे अ क्वेश्चन मस्ट हैव रेस्ड इन योर माइंड दैट वाई, व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ लर्निंग ऑल दिस. अगर समझो हमने हमारे घर में हमसे बड़े जो है या उनको उनके बुज़ुर्ग जो है, उन्होंने कुछ एक्टिविटीज़ करके दिखाएंगे तो हमें नया, मतलब नया एक चाइल्ड के लिए, एक एकदम बॉर्न बेबी अभी कुछ वक्त ही हुआ जन्म लेकर, तो वो किसको देकर चीज़ें सीखती हैं, कैसा वो करना है, ये किस तक इस तरह ये काम करना है या वो काम कैसा करना है, ये सब हम बड़ों से देखकर सीखते हैं. उन लोग उनसे पहले वाले लोगों से देख के सीख, तब जाकर हम क्या होगा, जो पहले जो होकर गए, उन्होंने जिस तरह जो काम किए, जो काम को हैंडल किए, उससे हम सीखकर उससे बेटर तरीके से हम आगे हमारा लाइफ जी सकते हैं. तो हिस्ट्री का सबसे मेन पर्पस ये है कि हमें ये नॉलेज मिलना है जो हमसे पहले वाले लोग क्या डेवलप करते थे, ताकि उसके बेस पे हम और बेटर डेवलपमेंट कर सकें. तो ये एक कंटिन्यूस प्रोसेस होता है. In the physical and natural sciences, the empirical method, that means the laboratory method of experiments and ऑब्जर्वेशन, लैब में नॉर्मली जो साइंस होता है, जनरल साइंस, फिजिकल साइंस, वो सब क्या करते हैं, हम उसका एक्सपेरिमेंट किया करते हैं. उसके एक्सपेरिमेंट्स कहाँ पर करते हैं, लैब में करते हैं, लेबोरेटरी में करते हैं, और उसको अच्छी तरह ऑब्जर्व करके उसको स्टडी करते हैं. इज़ यूज टू वेरीफाई द अवेलेबल नॉलेज. जो कोई भी नॉलेज बाकी सब काइंड ऑफ साइंस का होता है, वो साइंस का नॉलेज को वेरीफाई करने के लिए कितना हद तक वो सही है, वी कैन verify it through different kinds of experiments which can be done in the laboratory. This method allows formulating laws that remain true irrespective of the time and space. ऐसा जब स्टडी करता है और उसके बारे में कुछ नया इन्फॉर्मेशन ले आता है, तो इट बिकम्स अ लॉ, एक लॉ बन जाता है. कानून का मीनिंग ने यहाँ पर, जैसे लॉस ऑफ आइजक न्यूटन, आइजक न्यूटन ने जो लॉ बनाया, मीन्स नेचर का जो लॉ है. आइजक न्यूटन के सर पे जब एप्पल गिरा, उन्होंने उसके बारे में सोचा, चीज़ें क्यों ऊपर से नीचे गिरता है, एंड विद दैट स्टडीज़ उन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए एंड केम विद द कंक्लूशन, एक कंक्लूशन लेकर आया कि यस, देयर इज़ अ पावर, देयर इज़ अ फोर्स विच इज़ पुलिंग एवरीथिंग टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ, दैट फोर्स इज ग्रेविटेशनल फोर्स. तो वो एक लॉ बन गया, बराबर, वो एक फॉर्मुलेटिंग मीन्स फॉर्मुलेटेड लॉ बन गया, जो irrespective of time and irrespective of space, it is accepted worldwide. पूरे दुनिया में वो एक्सेप्ट किया गया है. Those laws can be tested and proved repeatedly. ऐसे लॉ को बार बार टेस्टिंग कर सकते हैं. आज भी अगर आप में से किसी को ये देखना है कि कितना जेन्युइन है आइजक न्यूटन का लॉस, तो आप क्या कर सकते हो, उसका एक्सपेरिमेंट को रिपीट करके उसका, उसके अंदर का ऑथेंटिसिटी, उसके अंदर का सच्चाई कितना है, आप एक्सपीरियंस कर सकते हो. In historical research,
it may not be possible to use the method of laboratory experiments and observation. लेकिन हिस्ट्री के बारे में सोचो जरा, हिस्टोरिकल रिसर्च, ये सब हमने जो अभी जब बताया था, नॉर्मल जो साइंस है, जनरल साइंस है, फिजिकल साइंस है, उसके बारे में बोला. जब भी हमें डाउट लगे तो उसको हम क्या कर सकते हैं, लैब में एक्सपेरिमेंट्स करके उसका जेन्युइनिटी, उसके अंदर का जो रियलिटी कितने हद तक वो ट्रू है हम चेक कर सकते हैं. लेकिन इन द केस ऑफ हिस्ट्री इट इज़ नॉट पॉसिबल. Suppose we have to study perfectly about the Stone Age. We cannot create one more Stone Age in front of us or in the laboratory. हम lab में Stone Age को create नहीं कर सकते. We cannot recreate the situation which has already passed away. जो खत्म हो गया है, गुजर गया है, वो situation को वापस से हम create नहीं कर सकता. तो ये historical research में ये possible नहीं है. This is so because we were not present in the historical time. क्योंकि जो history है, जो बीता हुआ कल है, हम सिर्फ जो अलग अलग रिसोर्स के ज़रिए पढ़ते हैं. हमको इसके बारे में कोई हमारे सामने ना कोई आई विटनेस है, ना कोई हम जाकर देख सकते हैं इसको, क्योंकि वो ज़माने में हम नहीं थे, ना हो उसको वापस से क्रिएट करके वो ज़माने में अपना मौजूदगी कर भी नहीं सकते. एंड द हिस्टोरिकल इवेंट्स कैन नॉट बी रिक्रिएटेड. हिस्टोरिकल इवेंट्स को दोबारा रिक्रिएट नहीं कर सकता. वर्ल्ड वॉर फर्स्ट हुआ, वर्ल्ड वॉर सेकंड हो गया, उसके बारे में ज़्यादा डिटेल में आपको जानना है. सो शैल वी क्रिएट अनदर वर्ल्ड वॉर, फर्स्ट वन मोर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर सेम टू सेम? इट इज़ नॉट पॉसिबल. Also in history, it is not possible to formulate laws that remain true irrespective of time and space. और हम कोई लॉ, जिस तरह आइजैक न्यूटन ने लॉ बनाया, थॉमस अल्वा एडिसन ने लॉ बनाया, वैसा हिस्ट्री में भी लॉ बनाना पॉसिबल नहीं है. क्योंकि जैसे जैसे वक्त बीतते बीतते हिस्ट्री में नया नया इन्वेंशन, नया नया चीज़ें खोज निकालते, तो हिस्ट्री चेंज होते रहता है. To begin, we need an expert who knows the language and script of a historical document in order to read it and understand its meaning. सबसे पहले हमें ऐसा कोई एक्सपर्ट बंदा चाहिए, एक्सपर्ट पर्सन चाहिए, जो अलग अलग लैंग्वेज या जो स्क्रिप्ट हमें मिला कहीं से, एक स्क्रिप्ट मिल गया, उसमें वो कोई पत्थर पे है या कोई मेटल पे है, वो स्क्रिप्ट उसमें खोद कर लिखा हुआ है, लेकिन हम जानता है जो लैंग्वेज ही नहीं है, कुछ अलग ही राइटिंग्स लिखे हुए, तो उसके बारे में जानने वाला कोई एक्सपर्ट होना चाहिए, ताकि वो जो इन्फॉर्मेशन है रीड कर सके और हमें वो समझा सके. Also, the expert can examine the authenticity of the document by using criteria such as lettering style, author style of writing, manufacturing date, and type of paper, stamps of authority, etc. तो और साथ में ये रीड करने को आ गया, इसका मतलब ये नहीं कि हम इसको जेन्युइन मान ले और इसको एक्सेप्ट करें और हिस्ट्री में इंक्लूड करें. ऐसा पॉसिबल नहीं है. पहले इसका ऑथेंटिसिटी चेक करना पड़ेगा, एग्जामिन करना पड़ेगा, कितने हद तक ये जो मिला हुआ डॉक्यूमेंट है या मिला हुआ जो स्क्रिप्ट है वो ट्रू है. और वो ऑथेंटिसिटी देखने के लिए हमें कुछ क्राइटेरियाज को, कुछ चीज़ों को ध्यान देना पड़ेगा, कुछ चीज़ों के बारे में देखना पड़ेगा. लेटरिंग स्टाइल, उसमें किस स्टाइल का लेटर्स है. ऑथर स्टाइल ऑफ राइटिंग, ऑथर ने उसमें कौन से स्टाइल में लिखे हुए हैं. मैन्युफैक्चरिंग डेट, वो कब बने हैं, उसका डेट क्या है. टाइप ऑफ पेपर, क्या टाइप ऑफ, कौन से काइंड ऑफ पेपर इस्तेमाल किया है. स्टैम्प्स ऑफ अथॉरिटी, उसमें कोई अथॉरिटी का, कोई अधिकारी लोगों का स्टैम्प है या नहीं. ये सब चीज़ों के बारे में डिटेल में स्टडी करना पड़ेगा, तब जाकर इसको हिस्ट्री का एक सोर्स या हमारा काम आने वाला एक सोर्स बनाकर उसको एक्सेप्ट कर सकते हैं. सच डॉक्यूमेंट इज फर्दर स्क्रूटिनाइज्ड. स्क्रूटिनाइज्ड बोलेगा तो वापस से एग्जामिन्ड, फिर से अगेन एग्जामिन्ड. ऐसा एक डॉक्यूमेंट को फिर से स्क्रूटिनाइज किया करते हैं बाय अ हिस्टोरियन. वो कौन करेगा? एक हिस्टोरियन जो बहुत ही वेल वर्स्ड होता है हिस्ट्री में, यानी हिस्ट्री के बारे में ऑलमोस्ट सब कुछ मालूम है, विद द हेल्प ऑफ रिलेवेंट हिस्टोरिकल रेफरेंस. उसके लिए उनको क्या हेल्प कर, उन्होंने किस चीज़ का हेल्प लेगा? ऐसा जो ऑलरेडी बनाकर रखा हुआ हिस्टोरिकल रेफरेंसेस होता है, बुक्स होते हैं, उसके साथ हमारा जो न्यू रिसर्च का रिजल्ट है उसको कंपेयर करेंगे. कंपेयर करने के बाद ओके, सब कुछ ऑलमोस्ट कंपेयर हो रहा है, सिमिलर दिख रहा है, ऐसा सब होगा तो यस, देन इट कैन बी एक्सेप्टेड. हिस्टोरिकल रिसर्च मेथड, राइटिंग्स ऑफ हिस्टोरिकल नरेटिव, यानी हिस्ट्री अगर कोई लिखते हैं, नरेशन करते हैं, लिखते हैं, तो उसमें क्या क्या जो फील्ड है, जिसको किस किस को बेस करके करना पड़ता है. देखो, फर्स्ट वन, एक्सामिनिंग रिलीवेंट रेफरेंसेस ऑफ द अवेलेबल हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन. जो रेलिवेंट है, जो सपोर्टेबल है, या जो भरोसे लायक है, वैसा जो रेफरेंस बुक्स वगैरह होता है उसके साथ रखकर उसको एग्जामिन करना है. जो अभी हमने ऊपर का पैराग्राफ में पढ़ा, ऑलमोस्ट एवरीथिंग इज इंक्लूडेड हियर. कलेक्टिंग हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन, अलग अलग इंफॉर्मेशन हिस्ट्री को
और मजबूत करने वाले अलग अलग इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना है. हाईलाइटिंग द प्रोसेसेस दैट लीड टू हिस्टोरिकल ट्रांसिशंस. और जो प्रोसेस है वो हिस्टोरिकल ट्रांसिशन के लिए, यानी एक टाइम से दूसरे टाइम में जो ट्रांसिस्ट होता है, मतलब जो चेंजेस होता है, वो पूरे को हाईलाइट करना है. कैरिंग आउट कंपैरेटिव एनालिसिस. एनालिसिस मतलब डीप स्टडीज, डीप या डिटेल में एग्जामिन करना. Okay, next one, understanding the references regarding time and space of the given historical events. कोई भी एक हिस्टोरिकल इवेंट, सपोज समझो कि हमें कुछ न्यू नॉलेज मिला इंडियन इंडिपेंडेंस के ड्यूरेशन का कोई हिस्ट्री के बारे में, तो उसके सभी रेफरेंस बुक्स जितने भी अवेलेबल है सबको समझ कर लेना पड़ेगा टाइम और स्पेस के हिसाब से. एंड ऑल्सो वेरियस कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क्स यूज्ड इन द हिस्टोरिकल रिसर्च मेथड. और जितने भी हिस्ट्री के रिसर्च के लिए जितने भी कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क्स, यानी जो कंसेप्ट है, जो थॉट है, जो ओपिनियन आइडिया जितने भी है, उसके साथ कंपेयर करके जेन्युइन बनाने के बाद ही हम उसको राइटिंग में इंक्लूड कर सकते हैं. नेक्स्ट है फॉर्मुलेटिंग रिलेवेंट क्वेश्चंस इन व्यू ऑफ द हिस्टोरिकल रेफरेंसेस. और रेफरेंस को हमने कंपेयर किया हमारा रिसर्च के साथ, और हमको थोड़ा बहुत सही लगा, यानी ऑलमोस्ट सब कुछ कंपेरेबल है, इक्वल है, सिमिलर है, तो फिर हमको क्या करेंगे, कुछ क्वेश्चंस फॉर्मुलेट करेंगे. यानी इसको हम ही कुछ सवाल करेंगे कि ये इसका आंसर किधर है, ये क्यों है, ये क्या है, कुछ क्वेश्चंस हम फॉर्मुलेट करेंगे. फिर क्या होगा, फॉर्मुलेटिंग हाइपोथेसिस. हाइपोथेसिस मतलब क्या होता है, थियोरी बनाएंगे. थेसिस, थेसिस यानी थियोरी, या गेसिंग करेंगे और कुछ फॉर्मुलेट, कुछ थियोरी हम फॉर्मुलेट करेंगे, कुछ सपोजिशन हम फॉर्मुलेट करेंगे या बनाएंगे. नाउ क्रिटिकली एग्जामिनिंग ऑफ वेरियस सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री. और उसके बाद अलग अलग सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री, इसके अंदर से हमने इसको बनाने के लिए क्या क्या सोर्सेस यूज़ किया, वो सभी सोर्सेस को एकदम डिटेल में बारीकी से उसके अंदर क्या मिस्टेक है, क्या है, पूरे क्रिटिकली हम एग्जामिन करेंगे. ये सभी प्रोसीजर कंटिन्यू होगा तब जाकर एक हिस्टोरिकल नरेटिव हम प्रिपेयर कर सकते हैं. वी आर टॉकिंग अबाउट हाउ टू प्रिपेयर अ हिस्टोरिकल नरेटिव. किस तरह एक हिस्टोरिकल नरेटिव, हिस्ट्री किस तरह हम लिख सकते हैं. Methods of various disciplines are useful in historical research. For example, archaeology, archival science, manuscriptology, epigraphy, that is study of inscriptions, analysis of lettering style, linguistics, numismatics, that is study of coins, genealogy, that is study of lineage, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. तो बहुत सारे वेरिएबल डिसिप्लिन्स, बहुत सारे अलग अलग फील्ड को हमें ये हिस्टोरिकल रिसर्च में यूज़ करना पड़ेगा. जैसे आर्कियोलॉजी, आर्कियोलॉजी मीन्स ज़मीन को खोद कर जो पुराना ज़माने के कोई चीज़ें अगर धंस गए हैं ज़मीन के अंदर, तो उसको अलग अलग इंस्ट्रूमेंट की मदद से बहुत ही सावधानी से, बहुत ही ध्यान रखकर खोद कर जो निकालने वाला जो प्रोसीजर होता है उसको आर्कियोलॉजी कहते हैं. तो वैसा मिले हुए बहुत सारे जो मटेरियल सोर्सेस वगैरह होता है हमें बहुत काम आता है हिस्ट्री को खोजने के लिए. और आर्काइवल साइंस, आर्काइवल या आर्काइव मीन्स वो जगह होता है जहाँ पर हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट प्रिजर्व करके रखा होता है. जिस तरह म्यूजियम में हिस्टोरिकल मटेरियल सोर्स ऑफ हिस्ट्री प्रिजर्व करके रखते हैं और वहाँ पर जाके हम उसको देखकर उसका स्टडी कर सकते हैं. इसी तरह आर्काइव्स होते हैं जहाँ पर डॉक्यूमेंट, लिखे हुए डॉक्यूमेंट ऐसे प्रिजर्व करके रखते हैं. तो उसका वो स्टडी या वो साइंस, आर्काइव्स के बारे में जो साइंस है वो. मैन्युस्क्रिप्टोलॉजी, मैन्युस्क्रिप्ट मतलब रिटन बाय हैंड, चीज़ें जो हाथ से लिखे हुए हैं उसका जो स्टडीज़ होते हैं उसको मैन्युस्क्रिप्टोलॉजी बोलते हैं. ये स्टडी भी हमें करना पड़ेगा. यानी हिस्टोरिकल रिसर्च करने के लिए काफ़ी कुछ चीज़ें हमें स्टडी करनी पड़ती है. आर्कियोलॉजी, आर्काइवल साइंस और मैन्युस्क्रिप्टोलॉजी. एपिग्राफी, एपिग्राफी बोलेगा तो अभी हम हिस्ट्री के बारे में डिटेल निकालने जाओगे तो हमें काफ़ी कुछ इंस्क्रिप्शन मिलेंगे. व्हाट डू मीन बाय इंस्क्रिप्शन, बहुत ही पॉइंटेड ऑब्जेक्ट से खोद खोद कर पत्थरों में या क्या बोलते हैं मेटल्स के शीट के ऊपर वगैरह जो लिखा हुआ रहता है उसको कहते हैं इंस्क्रिप्शन. तो इंस्क्रिप्शन के बारे में जो स्टडी होती है उसको बोलते हैं एपिग्राफी. एनालिसिस ऑफ लेटरिंग स्टाइल, लेटरिंग कैसा किस तरह करते हैं उसका स्टाइल को एनालिसिस करना. एनालिसिस करना बोलेगा तो डिटेल स्टडी करना. लिंग्विस्टिक, लिंग्विस्टिक मीन्स लैंग्वेज के बारे में जो स्टडीज़. न्यूमिस्मैटिक्स मतलब स्टडी ऑफ कोइंस, अलग अलग ज़माने के कोइंस का स्टडी. ये सब डिफरेंट साइंसेस है. और जीनियोलॉजी मीन्स स्टडी ऑफ लिनिएज, यानी कि जो फैमिली हिस्ट्री. फॉर एग्जाम्पल अभी हमने लिया छत्रपति शिवाजी महाराज का,
तो उनके बारे में स्टडी करने के लिए उनके पूरे फैमिली हिस्ट्री हम स्टडी करते हैं, दैट इज़ जीनियोलॉजी. ये सभी फील्ड ऑफ साइंस किस में काम आता है? हिस्टोरिकल रिसर्च में काम आता है. My dear students, actually we are going to study about the Western historiography in this lesson. So the tradition of historiography is the next topic. So here I am stopping this video. Let us continue the same lesson in the next video. Hope you understood this much. Bye bye.